बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स 11 क्लास चैप्टर नंबर 5 और आर्टिकल का नेम है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता ही है कि हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर मोशन का। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है that body needed a force that is called centripetal force. Student, this is a very important article कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, चाहे उसकी मोशन यूनिफॉर्म हो चाहे वेरिएबल हो, that body needed a centripetal force. क्योंकि अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करती तो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता। सेंट्रीपिटल फोर्स कब एक्ट करती है? जब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन होता है। अब सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन कब होता है या उससे पहले हम एक्सलेरेशन की बात करते हैं कि एक्सलेरेशन किसी बॉडी में कब होता है कब नहीं होता। उसके लिए सबसे पहले हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, फिर हम सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन और फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ आते हैं। अब हम लेट्स सपोज करते हैं, ये आपको मैंने एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, एक कोई बॉडी है, कोई कार है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में स्टूडेंट अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो तब उसका एक्सलेरेशन होगा। तो वेलोसिटी स्टूडेंट कब चेंज होती है? लेट्स सपोज वेलोसिटी अगर हम कहते हैं कि डेल्टा वी जब प्रोड्यूस होगा, डेल्टा वी में स्टूडेंट दो चीजें हो सकती हैं। नंबर 1 के ऊपर या तो स्पीड चेंज हो या तो स्पीड चेंज हो, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो, या हम नंबर 2 पर हम कहते हैं या उसकी डायरेक्शन चेंज हो। दोनों चीज़ों से अगर उसकी या तो स्पीड चेंज हो यानी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चीज़ें चेंज हो तब एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होता है। लेट्स सपोज अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर स्टूडेंट इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, तो फिर इसका एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी अ पॉजिटिव एक्सलेरेशन। इसका मतलब है यहां पर जस्ट मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। अगर हम यहां पर फोर्स लगाते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो फिर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो फिर भी उसके अंदर एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी अ नेगेटिव एक्सलेरेशन। तो स्टूडेंट ये बात क्लियर हुई कि कोई भी बॉडी अगर लीनियर मोशन में है, अगर उसके अंदर वेलोसिटी चेंज होती है ड्यू टू इट्स मैग्नीट्यूड तो फिर इसके अंदर एक्सलेरेशन होगा। मैग्नीट्यूड की वजह से वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नंबर 3 के ऊपर अगर हम सपोज ये इमेजिन करते हैं कि बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ में जा रहा था और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म थी, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट स्पीड पर जा रहा है, अब स्टूडेंट अगर इस पॉइंट पर जाकर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इस पॉइंट पर जाकर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो डेफिनेट बात है अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड में चेंज नहीं आया तो तब भी हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई है। वेलोसिटी चेंज हो गई है तो दैट विल बी द एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सलेरेशन 3 वे में प्रोड्यूस हो सकता है, या तो उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज करे या तो उसकी मैग्नीट्यूड डिक्रीज करे या उस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो। तो इसी सेंस में हम बात करेंगे कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर चेंज होती है। जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो डेफिनेट बात है वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो देयर विल बी द एक्सलेरेशन, और उस एक्सलेरेशन को अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है क्लॉकवाइज हर पॉइंट के ऊपर। अब यहां पर मैंने 4 पॉइंट स्टूडेंट शो कर दिए, एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इसका हरगिज मीनिंग ये नहीं है कि ये वाला पार्टिकल, ये वाला बॉडी सिर्फ 4 पॉइंट के ऊपर ट्राई करता है कि वो सर्कुलर पाथ की बजाय स्ट्रेट पाथ में जाए, हरगिज नहीं। वो ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर, इसमें ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला भी है, हर पॉइंट के ऊपर वो ट्राई करता है कि वो स्ट्रेट पाथ में चला जाए। लेकिन एक फोर्स है जो उसके स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देती है सर्कुलर पाथ में और उसके आगे हाथ जोड़ती है कि भाई नहीं भी, तुमने स्ट्रेट पाथ में नहीं जाना, सर्कुलर पाथ में घूमना है, और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स।
अगर स्टूडेंट इसके नाम के ऊपर गौर करें, नंबर 1 के ऊपर है सेंटर और नंबर 2 के ऊपर है पेटल, तो इसका मतलब है कि पेट का मतलब होता है पालतू, जिससे प्यार किया जाए। तो ये ऐसी फोर्स है जो सेंटर से लव करती है, सेंटर से प्यार करती है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, इसलिए इसका नेम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं हम इसको, और रेडियल फोर्स भी हम इसको कहते हैं। इसकी डेफिनेशन के ऊपर गौर करते हैं। द फोर्स दैट बेंड्स द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ। तो स्टूडेंट ये देखें, अगर इस पॉइंट के ऊपर हम फोकस करें कि बॉडी का ये स्ट्रेट पाथ है, इसको सर्कुलर पाथ में बेंड करती है। अगर इस पॉइंट पर आया तो फिर वो स्ट्रेट जाना जाता है, फिर उसको बेंड कर दिया। कहने का मतलब ये है कि सर्कुलर पाथ में ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर उस बॉडी की, उस पार्टिकल की ट्राई है कि वो स्ट्रेट पाथ में चला जाए, टेंजेंट बनाता हुआ सर्कल से बाहर निकल जाए। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कहती है खबरदार, अगर आपने सेंटर से बाहर निकलने की कोशिश की, उसको बेंड करती रहती है सर्कुलर पाथ में, और इस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसमें स्पीड की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। और ये फोर्स से सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होती है? उस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अब हम इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि जब कोई, अगर सपोज करते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए कि एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और वेलोसिटी चेंज होती है ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन। जब डायरेक्शन स्टूडेंट इसकी चेंज होती है, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर वो बॉडी मूव करता है थ्रू अ स्मॉलर डिस्टेंस एंड थ्रू अ स्मॉलर एंगल, ए से बी तक। अब इसमें दो डिस्टेंस हैं, एक आपको आर्क नजर आ रही है जो ब्लैक से शो बन कर रखी है, और एक स्ट्रेट पाथ नजर आ रहा है जिसको मैंने रेड कलर से शो कर रखी है। अगर आप इसको इमेजिन करें कि अगर एंगल की वैल्यू स्मॉल है, तो इसमें जो स्ट्रेट पाथ है ए बी और कर्व पाथ जो ए बी है, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। कब? जब एंगल की वैल्यू स्मॉल हो। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर पर, जब कोई बॉडी मूव करेगा ए पॉइंट से बी तक, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन उसकी ये है, इस पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन ये है। तो जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन को स्टूडेंट मैंने ये लिख दिया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी लिख दिया। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब उसके बाद अगर हम सपोज ये करते हैं कि बॉडी अगर स्मॉलर डिस्टेंस के ऊपर अगर मूव करता है ए टू बी, जिसको हमने डिस्टेंस एस का नाम दे दिया, और उसके बाद स्पीड को हमने वी का नाम दे दिया, और डेल्टा टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। अगर हमने डेल्टा टी की वैल्यू को स्टूडेंट यहां पर हमने पुट किया, दिस इज द डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू को स्टूडेंट हमने यहां पर पुट कर दिया, और डेल्टा टी की वैल्यू हमने क्या लिखी हुई है? एस ओवर वी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको लिख देंगे ए इज इक्वल टू वी को हम उन्हें ऊपर शिफ्ट कर दिया, डेल्टा वी ओवर एस, और इसको हमने यहां पर नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर पर, अब इस वेलोसिटी को हम एज इट उठा के यहां पर ले, दिस इज द वेलोसिटी v1, दिस इज द वेलोसिटी v1। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में ट्रीट करते हैं, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज एज इट वेलोसिटी v2, इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में ट्रीट करते हैं, और ये है वेलोसिटी का चेंज, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी। आप स्टूडेंट एक पॉइंट आप नोट करेंगे, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अगर हम इस v1 को, v2 को अगर हम ये लिखना चाहें, दिस इज इक्वल टू v1 वेलोसिटी और ये v2 वेलोसिटी, तो स्टूडेंट ये वेलोसिटी की शक्ल में आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन सेंस में आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसको हम यूं लिख सकते हैं, v1 वेलोसिटी, अब हमने मॉड लगा दिया, इज इक्वल टू v2 वेलोसिटी, ये भी हमने मॉड लगा दिया, क्योंकि हम उसकी डायरेक्शन को खत्म करेंगे। इसका मतलब यह है कि दिस इज अ स्पीड, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, तो इसको हम v भी लिख सकते हैं। इसको हमने यूं लिख दिया, दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है। या इसका एक और मेथड है कि अगर हम इसको यूं लिखना चाहें, v1 इज इक्वल टू v2 और इज इक्वल टू v, तो इसके ऊपर अगर हमने एरो नहीं लगाया तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इज अ स्पीड। स्पीड की वैल्यू इनकी हर पॉइंट के ऊपर
सेम है क्योंकि स्पीड के अंदर डायरेक्शन की काउंट नहीं करते। अब हम नेक्स्ट नंबर पर, अब स्टूडेंट इसको हम ये करेंगे कि एक ट्रायंगल बन रही है PQR और एक ट्रायंगल बन रही है OAB और एंगल ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, दोनों एंगल को हम आपस में करते हैं कंपैरिजन। अगर दोनों एंगल को स्टूडेंट अगर आपस में कंपैरिजन करते हैं और ये दोनों एंगल की वैल्यू सेम है, कैसे सेम है? अगर हम B को पीछे करते जाएं, पीछे करते जाएं, पीछे करते जाएं, अगर इस B को पीछे करते जाएं, रिवर्स करते जाएं, तो इसका मतलब ये है कि इस V1 और V2 के दरमियान एंगल ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इस B को रिवर्स करते जाएंगे जब यहाँ पर आएगा तो ये वाला एंगल भी 0 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 0 हो जाएगा। अब इसकी एक और रीज़न भी लिखते हैं कि इस दो लाइंस के दरमियान जो एंगल होता है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दो लाइंस के दरमियान जो एंगल होता है वो इक्वल होता है एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है। इसका मतलब ये है कि इस लाइन का परपेंडिकुलर स्टूडेंट ये होगा और उसके बाद इस लाइन का परपेंडिकुलर ये होगा और ये बन रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, इस लाइन और इस लाइंस के दरमियान जो एंगल होगा वो इक्वल होगा एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, तो इनके दरमियान बनने वाला एंगल और उनके परपेंडिकुलर के दरमियान बनने वाला एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। जब एंगल दो ट्रायंगल के दरमियान इक्वल होता है तो उन ट्रायंगल को हम ट्रीट करते हैं कि ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती हैं तो फिर हम उनकी कोरस्पॉन्डिंग रेशियो को इक्वल लिख सकते हैं। अब हम स्टूडेंट इन दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर करते हैं एज ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल AOB आर सिमिलर। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो फिर हम उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल लिख सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग साइड स्टूडेंट इसमें ये है कि एंगल के अपोजिट साइड दिस वन ओवर दिस वन, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V ओवर V1 इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग साइड दिस वन ओवर दिस वन, एंगल के अपोजिट साइड, एंगल के एडजेसेंट साइड, और ये वाली ट्रायंगल एंगल के अपोजिट साइड और एंगल के एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड जो है दैट इज इक्वल टू R, दिस इज इक्वल टू R। बिल्कुल सेम रेशियो हमने यहां पर ले ली है। दिस विल बी AB लाइन और डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू R। अब स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपको मैंने अभी बताया कि इसमें एंगल की वैल्यू समान है। जब इसमें एंगल की वैल्यू स्टूडेंट समान होगी तो फिर इसमें लाइन AB और स्ट्रेट लाइन AB आपस में इक्वल होंगी। इसको आप लिख देंगे एज फार थीटा अप्रोचेस टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं AB लाइन इज इक्वल टू AB आर्क इज इक्वल टू, इसको हम S का नाम दे देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको लिख सकते हैं और मजीद V1 V2 और V आपस में इक्वल हैं, तो अब ये स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं दिस रिलेशन विल बी रिटन एज, इसको हम लिखेंगे डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू S ओवर R। इसको स्टूडेंट S और डिवाइडेड बाय हमने R लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमने स्टूडेंट रिप्लेस करना है डेल्टा V ओवर S को, डेल्टा V ओवर S, तो दिस विल बी आ डेल्टा V और डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू V ओवर R। अब हम इस डेल्टा V ओवर S को रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर S, V एज इट
डेल्टा वी ओवर एस को रिप्लेस कर दिया वी ओवर आर से, तो दिस विल बी इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। तो अब हम स्टूडेंट्स को लिख सकते हैं दिस इज दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हम इसको लिखते हैं, इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। अब हम स्टूडेंट डेफिनेट बात है, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स में, जब एक्सेलरेशन किसी बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो 100% फोर्स भी होती है, जब फोर्स होगी तो 100% एक्सेलरेशन भी होगा। तो अब हम इसको यूज करेंगे बाय न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होगा तो फोर्स भी टेंजेंशियल होगी, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होगा तो फोर्स भी सेंट्रीपिटल होगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम m को एज इट लिखेंगे और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देंगे v स्केयर ओवर r। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम स्टूडेंट इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ओमेगा की शक्ल में, अगर हम इसको ओमेगा की शक्ल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिस विल बी फॉर्म ऑफ ओमेगा वेयर v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m r ओमेगा स्केयर डिवाइडेड बाय r। तो दिस रिलेशन विल बी इक्वल टू m r ओमेगा का स्केयर, क्योंकि इसमें r से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म ऑफ ओमेगा एंड दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म ऑफ v। तो ये है स्टूडेंट इनके रिलेशन। अगर हम इसको फर्दर किसी और टर्म में कन्वर्ट करना चाहें या इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो ये पॉइंट भी आप नोट रखेंगे, इसकी वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखना चाहें इसकी, दिस इज दी सर्कल, ये सर्कल है। अगर पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर है तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। अगर हम इसमें रेडियस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, और रेडियस की जो डायरेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन स्टूडेंट, अगर हम यहां पर रेडियस लिखना चाहते हैं, दिस इज द रेडियस, रेडियस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेंटर से अवे होती है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिखेंगे एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। तो यूनिट वेक्टर जब हम लिखेंगे आर यूनिट वेक्टर तो साथ साइन यहां पर स्टूडेंट नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है टुवर्ड सेंटर और रेडियस की डायरेक्शन होती है सेंटर से अवे। अगर हम इसको कोई और फॉर्म लिखना चाहते हैं ओमेगा की वैल्यू, अगर यहां पर ओमेगा को स्टूडेंट कन्वर्ट करना चाहते हैं, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ, या फर्दर हम लिख सकते हैं 2 पाई ओवर टी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लिख सकते हैं फर्दर फॉर्म में एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर, दिस वन रिलेशन, एम आर ओमेगा का स्केयर, दिस वन रिलेशन। अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो दिस विल बी आ एम और ये आर और ये 4 और ये पाई स्केयर एंड फ्रीक्वेंसी का स्केयर। अगर हम इसको टाइम पीरियड की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो दिस विल बी आ m, नेक्स्ट वन r, नेक्स्ट वन 4 पाई स्केयर और डिवाइडेड बाय t का स्केयर। तो अब हम स्टूडेंट इस रिलेशन से मुख्तलिफ वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम इसमें ये वाला फार्मूला हम इसमें अगर लिखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन r के साथ दिस वन होगा जब इसमें ये वाली स्पीड कांस्टेंट हो। अब हम इसको स्टूडेंट फर्दर हम ये लिख सकते हैं कि f का रिलेशन r के साथ डायरेक्ट होगा अगर इसमें एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो।
ठीक है जी। अब इसी तरह फ्रीक्वेंसी को हम डबल करेंगे तो सेंटीपिटल फोर्स 4 टाइम इंक्रीज करेगी। अगर टाइम पीरियड को हम डबल करेंगे तो सेंटीपिटल फोर्स 4 टाइम डिक्रीज करेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह भी याद रखना है कि सेंटीपिटल फोर्स से वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0। इसकी स्टूडेंट रीजन ये होती है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, अगर इस पॉइंट के ऊपर है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही होगी इस इंस्टेंट के ऊपर, और सेंटीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर दिस इज द FC। और अगर हम फार्मूला यूज करेंगे FD cos ऑफ 90, और क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल 90 होता है तो जिसकी वजह से वर्क डन की वैल्यू इस जगह के ऊपर 0 हो जाएगी। तो इसमें स्टूडेंट एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, चाहे उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो चाहे स्पीड उसकी वेरिएबल हो, तो सेंटीपिटल फोर्स दोनों सेंस के अंदर 100% नेसेसरी होती है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड सेंटर रहती है। और जब बॉडी वर्टिकल पाथ में मूव कर रहा होगा, टॉप पॉइंट के ऊपर सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। जब वर्टिकल मोशन में जब वो बॉडी बॉटम के ऊपर होगा तो सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन उस वक्त टुवर्ड सेंटर यानी कि अपवर्ड होगी। तो सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है उसके मैस के ऊपर और उसकी स्पीड के ऊपर। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें तमाम पैरामीटर आपको मैंने बता दिए, फ्रीक्वेंसी की शक्ल में, टाइम पीरियड की शक्ल में, ओमेगा की शक्ल में और फ्रीक्वेंसी की शक्ल में। तो इसमें आपको लेक्चर में किसी जगह पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।